वेलकम एस्पिरेंट्स टू समदर्शी। माय नेम इज सौरभ त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सर्वे के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हर साल जनवरी के महीने में पब्लिश किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री है हमारी फाइनेंस में, वो ये डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक गोल्ड माइन है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड मेनी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस एज वेल। नाउ ऑन यूट्यूब यू सी, जो एनालिसिस किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, वो एक समराइज्ड फॉर्मेट में किया जाता है। हालांकि जो जितने चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, उनका डीप एनालिसिस करना एक एस्पिरेंट्स के लिए, एक सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग हेयर एट समदर्शी। जो चैप्टर्स हैं, 13 to 14 टोटल चैप्टर्स हैं इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, उनका डिटेल्ड में एनालिसिस यहाँ पे आई विल बी डूइंग फॉर यू। नाउ जो इकोनॉमिक सर्वे है वो, एज इट्स द पीपीटी सजेस्ट, इट इज द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर दैट इज कमिंग टू क्लोज। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बजट। जो बजट का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन होने वाली है, फिजिकल डिफिसिट क्या रहेगा, इसके बारे में ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जो पिछला वित्तीय वर्ष बीत चुका है, उसके बारे में डेटा हमें प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ 2014 के बाद से, जब से अरविंद सुब्रमण्यम साहब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे, उन्होंने एक नया वॉल्यूम भी इकोनॉमिक सर्वे में ऐड करना शुरू कर दिया, जिसमें पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस भी रहती थी, जो केस स्टडीज हैं वो रहती थी। तो जिसकी वजह से जो वैल्यू है इकोनॉमिक सर्वे की, वो काफी सिग्निफिकेंटली इनहेंस हो गई है। नाउ इसीलिए इसको डिटेल्ड में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और ऐसा कहा भी जाता है, जो बात सही भी है, कि अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट को डिटेल में पढ़ लिया है और आपके एक बेसिक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सही हैं, तो ये बहुत ज्यादा उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल बी सॉल्विंग द प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चंस वेरी कंफर्टेबली विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो पे अटेंशन हेयर इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। नाउ इकोनॉमिक की जब बात हम करते हैं, तो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे हम चार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ग्राफ्स के बारे में बातें की जाती हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है, और वो है साइकोलॉजी। दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग एट जॉन मेनर्ड कीनीस, एक वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर, जिन्होंने बहुत ही फेमस किताब 1930s में पब्लिश की थी। ही वॉज बोर्न इन यूके। एडम स्मिथ के बाद सबसे बड़ा नाम इकोनॉमिक्स में इन्हीं का है। तो इनको ये कोट एट्रीब्यूट किया जाता है, इकोनॉमिक्स इज हाफ साइकोलॉजी। व्हाई आई एम सेइंग साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, यू विल सी। क्योंकि इस साल का जो इकोनॉमिक्स सर्वे है, वो एक गिवन जियोपॉलिटिकल सोशल कंटेक्स्ट में पब्लिश किया गया है। नाउ बिफोर आई जंप इनटू द चैप्टर्स, लेट्स जस्ट रिकैप कि पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में क्या था। पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे, जो कि जुलाई महीने में पब्लिश किया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्शंस थे इंडिया में मई और जून में। जब नई सरकार बन के आई, तो उस वक्त ये इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया गया था। तो लगभग 6 से 7 महीने का जो गैप है, उस बीच में ये नया इकोनॉमिक सर्वे आया है। तो जो मूड है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। 2023-24 में जो मूड है, जो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, जैसे आप और मैं हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वी आर इकोनॉमिक एक्टर्स। हम गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करते हैं, तो हम इकोनॉमिक एक्टर्स हैं। जो हाउस होल्ड्स हैं, वो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं। जो कॉरपोरेशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं। तो इन सब का क्या मूड है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज जॉन केनी सेड दैट इकोनॉमिक्स इज हाफ साइकोलॉजी। तो मूड वॉज पॉजिटिव लास्ट ईयर। यस, द मूड वॉज पॉजिटिव लास्ट ईयर। रियल जो ग्रोथ थी 8.2% थी। अब जो बेसिक कंसेप्ट हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए, रियल ग्रोथ क्या होती है, नॉमिनल ग्रोथ क्या होती है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। आई विल बी कवरिंग दैट इन वेरी शॉर्ट एस्पेक्ट। बहुत थोड़ा सा उसको टच किया जाएगा। मोस्टली हमारा फोकस जो है मैक्रो इश्यूज पे यहाँ पे होगा, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट एज वेल। तो जो रियल ग्रोथ है, मतलब जो ग्रोथ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके दिखाई जाती है, उसको हम रियल ग्रोथ कहते हैं। दैट वाज 8.2%। तो 8.2% की जो ग्रोथ है, वो थी। और रिमेंबर 2021-22 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 9 पॉइंट प्लस थी।
2022-23 में जो ग्रोथ थी वो भी 7+ थी। 2000 ये जो डेटा निकल के आया 23-24 का, उसमें 8.2% की ग्रोथ रेट देखी गई। सो पिछले जो 3 साल हैं, इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखें, 2021-22, 22-23, 23-24 काफी बढ़िया रहे इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो मूड वॉज वेरी पॉजिटिव। मोदी साहब चुनाव जीत के भी आए थे, तो पॉलिसी कंटिन्यूटी भी दिखाई दे रही थी। ऐसा दिख रहा था कि भाई कोई नई अगर सरकार आती तो हो सकता है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चली जाती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पूरी तरह से चेंज हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी साहब चुनाव जीत के आए, एनडीए की गवर्नमेंट बनी और पॉलिसी कंटिन्यूटी होने जा रही थी। इसके अलावा जो पोस्ट कोविड रिकवरी है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का कहता है कि काफी बढ़िया ढंग से इंडिया में हो रही है। पोस्ट कोविड रिकवरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी ज्यादा आउटपुट का जो लॉस है कोविड के साल में, 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें देखा गया था। नेगेटिव में ग्रोथ थी अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज। इंडिया में वो ग्रोथ सबसे ज्यादा नेगेटिव डोमेन में थी। तो इसलिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। की मार्कर्स जो थे इकोनॉमी के, की मार्कर्स में जनरली हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की, हम बात करते हैं कि भाई जो परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोड्यूसर इंडेक्स है पीएमआई, उसमें क्या हो रहा है, सर्विसेज क्या एक्सपैंड कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या एक्सपैंड कर रही है, फैक्ट्री आउटपुट क्या है, एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, ये सारी चीजें, ट्रेड बढ़ रही है घट रही है, ये सारे जो मार्कर्स हैं दे वेर बाय एंड लार्ज इन पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी। तो जो मूड है इसीलिए वो काफी पॉजिटिव था। इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 30% की ग्रोथ देखी जा रही थी पिछले 2 से 3 सालों में। तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा, एग्जैक्ट जो नंबर था वो 11 लाख करोड़ के आसपास था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़िया जा रहा था। सरकार नई रेलगाड़ी, रेल लाइंस पे, इलेक्ट्रिफिकेशन पे, हाईवेज पे, एयरपोर्ट्स पे, इन सब पे पैसा काफी तेजी से खर्च कर रही थी। नाउ ये सर्वे का मोटा मोटा अगर आप देखें जो थीम थी वो थी पॉजिटिव थी थीम। हालांकि कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे वो भी सर्वे में थे, कि प्राइवेट सेक्टर को ही कहा गया है कि भाई डू मोर, ज्यादा करिए आप। 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट दिया कॉर्पोरेट सेक्टर को, काफी बड़ा मैसिव उन्होंने रेट कट किया। उसके बाद भी अगर आप देखें पिछले 3 से 4 सालों में कॉर्पोरेट जो बैलेंस शीट है इंडिया में काफी बढ़िया हुई है, प्रॉफिट मार्जिन कॉर्पोरेट से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसी प्रपोर्शंस में उन्होंने हायरिंग्स नहीं की है। तो ये जो एस्पेक्ट था हायरिंग का, नौकरियां नहीं दी, हायरिंग उन्होंने नहीं की। प्लस जो वेज ग्रोथ है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, उन्होंने अपने प्रॉफिट के प्रपोर्शन में नहीं बढ़ाई। और जहां वो इन्वेस्ट कर रहे थे, कहाँ करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स इंडिया में, जैसे नेता लोग करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ये सर्वे कह रहा था। तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मशीनरी में नहीं कर रहे हैं। वेज ग्रोथ की तरफ आपको जितना एफर्ट दिखाना चाहिए वो आप नहीं दिखा रहे हैं, और आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सरकार का कहना था, इकोनॉमिक सर्वे का कहना था कि डू मोर, आप ज्यादा कीजिए, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दीजिए, प्रोडक्टिविटी अपने लेबर की बढ़ाइए। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एक लेबर एक गिवन समय में कितना काम कर पा रहा है। तो अगर वो स्किल्ड है, वो हेल्दी है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, आउटपुट जो है ज्यादा आएगा। इसके अलावा वेज ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्वे क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि अगर वेज ग्रोथ नहीं होगी, इन्फ्लेशन की मार ऑलरेडी पड़ रही है लोगों पे, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, तो उनका कंजम्पशन गिरेगा। अगर कंजम्पशन गिर रहा है फैमिलीज का, तो जैसे हम इकोनॉमिक में कहते हैं एग्रीगेट जो डिमांड है वो गिरेगी। अगर एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो उससे होगा ये कि जो फैक्ट्रीज हैं उनका जो प्रोडक्शन है उनको कम करना पड़ेगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी बट्टा लगेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। जो थ्रेट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें इस सर्वे में बात की गई थी कि भाई आने वाले समय में, पिछले अगले 10 सालों में इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स पे काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है इसका। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एआई को टैकल करना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाने के लिए। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया पर्टिकुलरली एक ट्रॉपिकल कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, और लगभग अब आज के समय में 6 से 8 महीने जहां साल में गर्मी जैसा मौसम रहता है, तो लेबर का भी जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस होता है उसकी वजह से।
और एक्सट्रीम जो इवेंट्स हैं वो भी उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी, उनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। हीट वेव्स की बात कीजिए आप, या आप बात कीजिए जो वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स हैं, चाहे वो क्लाउड बस्ट हो फॉर एग्जांपल, वो तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो डैमेज भी काफी ज्यादा इससे होता है। तो इसको भी टैकल करना बहुत जरूरी है ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स के लिए। इसके अलावा ये सर्वे बात करता है एग्रीकल्चर के रिफॉर्म एजेंडा की, कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर को तरह तरह की सब्सिडीज देती हैं, तो जो पॉलिसीज हैं वो एट क्रॉस पर्पसेज हैं यहाँ। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म शुड बी द एजेंडा। रिफॉर्म जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। प्लस एनर्जी ट्रांजिशन द इंडिया वे, इस पे उन्होंने बात की कि कैसे हमको डीकार्बोनाइजेशन करना है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कक्षा 8 से आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जरूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने एग्रीकल्चर को डीकार्बोनाइज करें, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर बनाएं, विंड एनर्जी की तरफ जाएं। लेकिन यहाँ पे इंडिया वे फॉलो करना है, मतलब हम कंप्लीटली नहीं जा सकते इनकी तरफ एट ए हायर स्पीड। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो इंडिया के पास सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल नहीं है इसका। जो मैक्सिमम सोलर पैनल्स इंडिया में लग रहे हैं उसमें जो की टेक्नोलॉजीज वो चाइनीज है, चाइना से प्रोडक्ट वो आते हैं, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन दैट। द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग पैनल्स। उनकी जो स्केल है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करना है, कोल पावर को कंप्लीटली फेज आउट नहीं करना है ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए, और वर्कर्स को स्किल करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो 2040 मिड 2040 तक रहेगा, क्योंकि हमारी वर्कफोर्स यंग है। एवरेज एज आज भी 27-28 साल है इंडिया में, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला ये देश है। तो वर्कफोर्स को स्किल करना बहुत जरूरी है। ये सर्वे कहता है कि कैसे चाइना एक सुपर पावर बना है अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स पे के दम पे। तो उसके लिए ट्राइपार्टेड कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एकेडमिया है, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको साथ में आना होगा वर्कर्स की स्किलिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं अप्रेंटिस, पीएम अप्रेंटिस स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं, एकेडमिया को और ज़्यादा इंटीग्रेट किया जा रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी भी उसके ऊपर बात करती है, और इंडस्ट्रीज को भी पुश किया जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये एक जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का लब्बो-लुआब था, द समरी, द ब्रीफ समरी ऑफ इट। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हमको जो नया सर्वे आया है 7-8 महीने बाद, उसको हमें देखना है। नाउ यहां पे हम बात करेंगे अब जो सर्वे हमारा है 2024-25 का। तो जो मूड है वो आप देख रहे हैं ग्रिम है। मूड इज ग्रिम। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। तो इसमें वो बात करते हैं कैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं, ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जो एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जिसके वर्ल्ड इकोनॉमी पे होते हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो या फिर अभी जो गाजा में वॉर चल रही है वो हो। सीज फायर हालांकि हो गया है, लेकिन फिर भी इट इज येट टू बी सीन कि हाउ इफेक्टिव इट विल बी इन द कमिंग डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स। तो अनसर्टेनिटीज काफी ज्यादा है। स्टॉक मार्केट जो बबल्स हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में, वो भी ये सर्वे बात कर रहा है कि कैसे हैं। अच्छा, इस सर्वे को जब आई विल बी एक्सप्लेनिंग, तो आई विल बी गोइंग नॉट ओनली, नॉट टेकिंग द कंटेंट ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एड ऑन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसमें जो एनालिसिस है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखना है। तो जो स्टॉक मार्केट है, जो कंपनीज के वैल्यूएशन है डेवलप्ड वर्ल्ड में, वो काफी ज्यादा है। हालांकि इनकम अनसर्टेनिटीज हैं और टेक्नोलॉजी कैसे इंपैक्ट डालेगी वो भी एक अलग बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग बहुत तेजी से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटाइजेशन जो है वो काफी तेजी से हो रहा है। जो वर्ड है, दीज कोर वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटाइजेशन, इसमें सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज जब बिकती हैं तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। तो बैंक्स क्या करते हैं, जिन्होंने लोन्स दे रखे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो एज एन एसेट उसको दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं। बबल्स डेवलप हो रहे हैं, नॉट डायरेक्टली दे आर सेइंग कि बबल्स हो रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ है। चाइना चैलेंज के ऊपर ये सर्वे बात कर रहा है कि कैसे चाइना हैज बिकम ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मॉन्स्टर।
यस, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जितना शेयर कैप्चर किया है, टेक्सटाइल हो, अपैरल्स हो, या फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, उन्होंने बहुत तेजी से मार्केट जो शेयर है उसको कैप्चर किया है। तो लास्ट सर्वे में उन्होंने बात की थी कि कैसे चाइना से हमको इन्वेस्टमेंट लाना है। अब वो बात कर रहे हैं कि कैसे चाइना चैलेंज हमारे सामने है। चाइना चैलेंज दो तरीकों से हमारे सामने है। पहला, ये जो चैलेंज है वो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना में कम होती जा रही है, उनका रियल एस्टेट के इश्यूज हैं, और भी डिसइंफ्लेशन वहां तेजी से हो रहा है, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमारी सप्लाई चेन जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। आपको मैंने सोलर मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस, करेंसी रिस्क, अगर एक जो चाइनीज रेनमिनबी है उसका लगभग आज के दाम अगर आप देखें वैल्यू, तो लगभग 7 से 8 इंडियन रुपीज बैठता है। लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन अगर वहां ज्यादा होगा, अगर कल को एक चाइनीज रेनमिनबी इज इक्वल टू 10 इंडियन रुपी, तो काफी तेजी से महंगी हो जाएंगी चीजें। और पॉलिटिकल भी उसमें एक एलिमेंट है, अगर इंडिया चाइना वॉर की तरफ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ता है, तो दे कैन स्टॉप द एक्सपोर्ट्स एनी टाइम। तो ये भी एक जो चैलेंज है वो इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल आत्मनिर्भर नैरेटिव जो है ये भी काफी तेजी से बढ़ा है दुनिया भर में। अगेन दे आर नॉट यूजिंग इट एग्जैक्टली द एग्जैक्ट वर्ड्स, आई एम ब्रिंगिंग इट टू यू, कि कैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इंडिया की तरफ भी यही बात की जाती है, आत्मनिर्भर भारत। तो ये दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं ये आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। तो इससे होता क्या है कि ट्रेड के ऊपर काफी तेजी से नुकसान होता है, ट्रेड के ऊपर नुकसान होता है, और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को इससे असर दिखाई देगा। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव असर दिखाई देगा, बिकॉज नाउ वी आर फार मोर फर्मली इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो काफी ज्यादा है पिछले कई दशकों की तुलना में। रोलिंग बैक रेगुलेशन, ये सर्वे बात कर रहा है कि रेगुलेशन को कैसे रोल बैक करना है ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन बिजनेसेस तेजी से उभर के सामने आए। इसमें एक सोशोलॉजिकल पॉइंट सर्वे ऐड करता है कि कैसे इंडियन जो सोसाइटी है वो हायरार्किकल सोसाइटी है, ऊंचाई नीचाई, ऊंच नीच वाली सोसाइटी है ये। जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे, और किनशिप बेस्ड है, एज अपोज टू वेस्टर्न सोसाइटी जो कि ओपन है एक तरीके से, जहाँ सोशल मोबिलिटी ज़्यादा होती है, और जात पात की प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और साथ ही साथ स्ट्रेंजर्स के साथ जो एक कनेक्ट है, जो एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, वो वहाँ पे है। इंडिया में वो चीज़ मिसिंग है। इसीलिए आप देखिए कि हम एक दूसरे को आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, और किनशिप के ऊपर ही हमारा फोकस ज़्यादा होता है। चाचा का लड़का, मामा का लड़का है तो आप भरोसा कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये एक एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, कंप्लायंस, ये सारी चीजें गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है, जिसको रेड टेप कहते हैं, वो पुश करती है बिजनेसेस के ऊपर, ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं करती। सब चोर है, ये जो माइंडसेट है ये काफी नेगेटिव माइंडसेट है। तो इसको हमको बैक लेना है, इसको वापस लेना है रेगुलेशन को। क्वालिटी वर्कफोर्स के ऊपर काम करना है, और ये जो फूड एलिमेंट है वो भी इसमें ला रहे हैं सर्वे के अंदर, कि कैसे जो HFSS फूड है, दे आर इंपॉर्टेंट। HFSS फूड, सो हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर, इस तरह का जो फूड है जिसको हम जंक फूड भी कहते हैं, इससे हमारी वर्कफोर्स को नेगेटिव जो अफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। हेल्थ कॉस्ट बढ़ रही है, बच्चों का हेल्थ नुकसान हो रहा है उसमें। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे सर्वे कह रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी बनाने की बात कह रहा है कि भाई आपको एआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू मटेरियल्स हैं, एरोस्पेस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स है, ये सारी चीजें आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी, इनको तेजी से अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये भी सब कुछ करने की आवश्यकता है। ये सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ये सर्वे कह रहा है। नाउ ये हैं चैप्टर्स, जो कि 13 टोटल चैप्टर्स है इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो आज का जो चैप्टर है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन, इसको हम कवर करेंगे डिटेल में। नाउ
ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो। तो पहले देखिए इस चैप्टर को, गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन की है पिछले 6 से 7 महीनों में। जहां मूड काफी बढ़िया था, पॉजिटिव था लास्ट ईयर, अब मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो तेजी से गिरे हैं। जो लास्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर निकला इंडियन इकोनॉमी का, उसमें काफी तेजी से गिरे हैं पिछले साल के। तो ये एक बात है, कैसे हम फास्ट लेन में आए, इकोनॉमी को लेके आए, इसके ऊपर बात की जा रही है। नाउ इस चैप्टर को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहले में वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, दूसरे में डोमेस्टिक इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, तीसरा वो बात करेंगे कैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिर वो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ये सारी बातें वो करेंगे तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर जो है उनका वे फॉरवर्ड है कि आगे क्या किया जा सकता है। तो ये 4 भागों में उन्होंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। सो आई विल बी कवरिंग those chapters one by one. स्टडी ग्लोबल ग्रोथ और वेरीड रीजनल डायनामिक्स। वो कह रहे हैं ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्टडी है, 3.2% ग्लोबल ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर। हालांकि ये जो ग्रोथ है काफी ज्यादा डिस्पर्स्ड है, कुछ कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया है, कुछ कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है। ये वो बात कर रहे हैं, हम इसको ध्यान से देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स हाइटेंड इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाइटेंड इंस्टेबिलिटी क्यों थी? क्योंकि भाई इलेक्शंस थे बहुत कंट्रीज में। यूके में गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट आ गई, अभी ट्रम्प साहब चुनाव जीत के आए। जर्मनी में कॉन्ट्रैक्शन है पिछले 2 सालों से, वहां इकोनॉमी जो रिसेशन में चली गई है। फ्रांस में स्नैप इलेक्शंस हुए थे। तो दुनिया, इंडिया में भी इलेक्शंस थे, तो काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी ग्लोबली देखी जा रही थी बिकॉज ऑफ द इलेक्शन साइकिल्स। और इंडिया की अगर आप बात छोड़ दें तो ये जो कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पे जो पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका जो एजेंडा है वो काफी डिफरेंट है। पॉलिसी कंटिन्यूटी आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये इंस्टेबिलिटी का कारण बना। इसके अलावा फाइनेंशियल चैलेंजेस, ट्रेड अनसर्टेनिटीज भी काफी ज्यादा थी। जो बैरियर्स हैं ट्रेड को लेके वो तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। 2015 के तुलना में, ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 4 से 5 गुना जो बैरियर्स हैं वो बढ़े हैं ट्रेड को लेके। तो अब कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड को लेके उतनी ओपन नहीं है जितनी 1991 से 2014 तक आप कह सकते हो थी, जब हाइपर ग्लोबलाइजेशन का फेज था। 2014 क्यों? क्योंकि चाइना हैज अराइव्ड बाय दैट। जो ग्रेट पावर कंपटीशन है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, इट स्टार्टेड अराउंड 2014-15। जी जिनपिंग जो है 2012-13 में सत्ता में आए थे और उन्होंने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था चाइनीज स्टेट का। तो साइबर इश्यूज के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि कैसे साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है। डिजिटलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ा है दुनिया भर में, जो कि एक अच्छी चीज है। इससे इकोनॉमी ज़्यादा फॉर्मल होती है। एक्सेस जो सर्विसेज हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ है, इसका लोगों का एक्सेस बढ़ जाता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट्स में फ्लक्चुएशन तेजी से देखी गई है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह अमेरिकन करेंसी का अप्रिशिएट होना था, डॉलर का अप्रिशिएट होना था, जिससे जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट है वो तुरंत अमेरिका की तरफ भागना शुरू हुआ। अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसने 2022 मार्च से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। तो उस वक्त लगभग 0% इंटरेस्ट रेट थी, मतलब बैंक वाले अमेरिका में बुला बुला के आपको पैसे लोन दे रहे थे कि ले जाओ 0% में, नियर जीरो था। और आज की डेट में ये 4.5 प्लस है इंटरेस्ट रेट। तो दुनिया भर में जब इंस्टेबिलिटी होती है तो डॉलर अमेरिका की तरफ भागता है सेफ हेवन के लिए, क्योंकि अमेरिका एक तो सुपर पावर है, इकोनॉमिक 28 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, और साथ ही साथ उनकी जो करेंसी है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की, डॉलर। इसलिए वो अमेरिका की तरफ जाते हैं ताकि झटका ना लगे, लॉसेस मैसिव ना हो। तो बिलो एवरेज और अनइवन ग्रोथ इसलिए देखने को मिली दुनिया भर में। नाउ जो ग्लोबल ग्रोथ के ट्रेंड्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 3.2 मैंने आपको कहा टोटल, ये क्वार्टरली यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये क्वार्टर्स हैं जो कि लिखे हुए, क्वार्टर मतलब 3 महीना। और ओवरऑल जो ग्रोथ थी 3.2% थी। स्मरण रहे 2005 से 2010 के बीच जो एवरेज ग्लोबल ग्रोथ थी, पे अटेंशन, दिस वाज 3.6%।
2020 से 25 के बीच जो एवरेज ग्लोबल ग्रोथ थी वो 3.1%। और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ये जो आप 5 साल कवर कर रहे हो, इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का भी साल था, तब भी 3.6% थी और आज 3.1% है। और सबसे इसमें जो डेंजरस बात है कि अगले 5 साल का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी नियर सेम है, ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, इनके लिए काफी नेगेटिव बात होती है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ जब होती है तो इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, जो गुड्स हैं सर्विसेज उनकी डिमांड होती है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को भी उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सके। तो ये एक नेगेटिव बात है। और अगर आप देखें इसमें तो वर्ल्ड वाइड वेरिड ग्रोथ है। जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं उनमें ग्रोथ काफी अच्छी है, एडवांस इकोनॉमीज में ग्रोथ जो है लेस देन 2% का एवरेज दिखाई दे रहा है। सो दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ स्ट्रक्चरल वीकनेस जो है सॉरी वो जर्मन इकोनॉमी में काफी तेजी से दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया शुरू में कैसे कि 2 सालों से वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इकोनॉमी रिसेशन में है, और जर्मनी इज द पावर हाउस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये सर्वे कंपैरिजन भी कर रहा है यूरोपियन यूनियन और यूएसए की इकोनॉमी के बीच में। कैसे यूरोपियन यूनियन में जो इकोनॉमी है, अगर आप कंपैरिजन की तरफ जाएं तो 2015 और आज 2025 चल रहा है, तो 10 साल का गैप सही है। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी 2015 में लगभग 16 ट्रिलियन थी, आई एम टेकिंग द राउंड नंबर्स। अमेरिका की लगभग 18 ट्रिलियन थी। आज आपको भरोसा नहीं होगा, 2025 में यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है, जीडीपी जो है उनकी यूएस डॉलर्स में, वो लगभग 18 ट्रिलियन है और अमेरिका की 26 ट्रिलियन। तो जो बात हम करते हैं कि वेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, ये वेस्ट डिक्लाइन नहीं हो रहा, ये यूरोप का डिक्लाइन है। अमेरिका आज भी मजबूत है, उतनी तेजी से ही वो खड़ा हुआ है। तो वेस्टर्न डिक्लाइन इज प्राइमरली यूरोपियन डिक्लाइन। जर्मनी की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल वीकनेस है, वो बहुत तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ गए हैं, तो एनर्जी के कॉस्ट उनके लिए बढ़ गए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, रशिया के साथ पंगा हो गया है, तो रशिया उनको जो चीप एनर्जी बेचता था वो अब नहीं बेच पा रहा है, वो खरीद भी नहीं पा रहे हैं। उनकी जो वर्क फोर्स है वो एजिंग उनमें हो रही है, बूढ़े होते जा रहे हैं। और ग्लोबल कंपटीशन, पर्टिकुलरली चाइना, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, इनमें काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको काफी तेजी से चाइना ने चैलेंज किया। और जर्मनी की इकोनॉमी में ही रिमेंबर बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वॉक्सवैगन, ये सारी जो कंपनीज हैं ये जर्मन कंपनीज हैं। तो यहाँ पे जो BYD है वो काफी तेजी से पीट रही है इन्हीं के मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो रियल प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, और आप देखिए ट्रेंड को देखिए, जो ट्रेंड था पहले उससे तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज कोविड, और आपको यहाँ पे ट्रेंड जो लाइन है वो दिखाई देगी। सो दिस इज अ वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर यूरोप। इसके अलावा जो सिटी इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्सेस हैं, जो रिजिलियंस है यूएस का, वो आपको दिखाई देगा। अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं है। अमेरिकन रेजिलियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी इन दिस एरा। नाउ आगे चलते हैं। जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसके ऊपर सर्वे बात कर रहा है कि कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपेंशन की तरफ गई मिड 2023 में, और जो फर्स्ट हाफ था ईयर का उसमें थी, लेकिन उसके बाद वो गिरना शुरू हो गई, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ। ये सर्वे इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो रही है, सर्विसेज का जो ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो कंट्रीज केवल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है, जैसे जर्मनी हो गया, इनको काफी नुकसान हो रहा है। जो सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमीज जैसे यूएस हो गया, इनको काफी फायदा है। इसके ऊपर भी ये सर्वे बात कर रहा है। नाउ इमर्जिंग मार्केट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है वो आपको दिखाई देगा कि दैट इज पॉजिटिव। दिस इज इंडिया। इंडिया में जो पीएमआई है वो आपको एक्सपेंशन की तरफ दिखाई देगा। तो अक्रॉस रीजन्स यहाँ प्रोडक्शन वेरी कर रहा है। जो 30 नेशंस का जिनका डेटा यहाँ पे था उसमें 13 में एक्सपेंशन हुआ है। यूरोजोन में सबसे ज्यादा स्टीव कॉन्ट्रैक्शन हुए हैं फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर। हालांकि यूरोप की स्टोरी काफी मिक्स्ड है, वहां पोलैंड काफी अच्छा काम कर रहा है। जो पिग्स कंट्रीज थी, पिग्स, यस दिस वाज द नेम, एक्रोनिम उनको दिया गया था, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन,
ये चार जो कंट्रीज जिनका काफी ज्यादा इकोनॉमिक डोमेन में नेगेटिव परफॉर्मेंस थी पिछले 2 डिकेड्स में, वो काफी तेजी से रिकवर की हैं। एज पर इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन छपती है यूके में, उसके हिसाब से स्पेन वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड में लास्ट ईयर। पोलैंड काफी अच्छा काम कर रहा है। अभी हमने देखा ट्रम्प के इनॉग्रेशन में जो ओनली प्राइम मिनिस्टर हु वाज देयर वाज इटली प्राइम मिनिस्टर मेलोनी। तो ये भी देखने वाली बात है। और आपको यहाँ दिखाई देगा यूरोपियन यूनियन, ये एक स्टोरी आपको ध्यान में रखनी। यूरोपियन यूनियन का जो डिक्लाइन है वो बहुत ही मैसिव है। ये लाइन यूरोपियन यूनियन की है। और आप देखिए इंडिया में एक्सपेंशन हो रहा है। वी आर नॉट हैप्पी दो, जो एक्सपेंशन है उसको और तेजी से होना चाहिए गिवन हमारा बेस लो है। बट फिर भी ए गुड न्यूज इज ए गुड न्यूज। गुड शुड नॉट बी द एनिमी ऑफ द बेस्ट, जैसा कहते हैं इंग्लिश में, तो दैट इज ट्रू हेयर। नाउ बहुत सारे चार्ट्स आपको दिखाई देंगे जो कि जरूरी है हमको पढ़ना। जो ग्लोबल पीएमआई आउटपुट एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, पीएमआई होता क्या है? बेसिकली एक सर्वे होता है जिसमें मैनेजर्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो लोग काम कर रहे हैं मैनेजर्स, उनके पास जाते हैं जो सर्वे लोग करते हैं। वो आपसे उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आपकी इन्वेंट्री है, आपकी फैक्ट्री में कितना जो सामान आप बनाते हो रखा हुआ है, कितने नए आपके पास ऑर्डर्स लगे हैं कस्टमर्स के द्वारा, कितना आपके वर्कर्स आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है उनको, क्या आपने अपना जो रोल है वर्कर रोल उसको बढ़ाया है, ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया है या लोगों को नौकरी से निकाला है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लाई जाती हैं और ये सर्वे पब्लिश होता है, हर महीने होता है। तो ग्लोबल पीएमआई जो आउटपुट एक्सपेक्टेशंस है, अगर आप देखें पिछले लगभग 8 साल के आसपास, तो लॉन्ग रन एवरेज से गिरना शुरू हुआ। 2018 में ट्रम्प साहब ने ट्रेड वॉर लॉन्च की तो तेजी से नीचे गया, और कोविड आ गया तो और भी तेजी से नीचे गया। वैक्सीन आई तो थोड़ा बढ़ा। ये जो फेज आपको दिखाई दे रहा है 2020 से 22 तक, इसमें बहुत बड़ा रोल अमेरिका का जो केयर्स एक्ट है ट्रम्प साहब लेके आए थे, और बाद में बाइडेन साहब अपना पैकेज लेके आए कोविड के बाद। लगभग $5 ट्रिलियन उन्होंने खर्च किए, जिससे लोगों का जो डिमांड एग्रीगेट वो बढ़ गया, मनी सप्लाई क्योंकि बढ़ गई। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी बेसिक। आई सजेस्ट कि अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट हो रहा हो तो इसको आप रिवाइज करेंगे। मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई मतलब जो अवेलेबल है एक तरीके से लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए, बहुत ही रूड अंडरस्टैंडिंग में। तो कोविड वैक्सीन हुई और उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ी, लोगों के पास पैसा बढ़ा, उन्होंने खर्च करना शुरू किया, तो गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ने शुरू हुए। दिस इज वेरी बेसिक इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बैंक्स को बढ़ाना पड़ा और इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख रहे हो नीचे आनी शुरू हुई। जो पीएमआई एक्सपेक्टेशंस हैं वो गिरनी शुरू हुई। यूएस इलेक्शंस भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थे। हालांकि सर्विसेज जो पीएमआई बिजनेस है वो 4 मंथ पीक पे गया है ग्लोबली, 53.8 इन दिसंबर, और 23rd मंथ इन रो ये ग्रोथ देखी जा रही है। मोस्टली कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, और ये बात इंडिया के लिए भी ट्रू है। इंडिया भी जो सर्विस सेक्टर है काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है इनके ऊपर हम बात करेंगे, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो so there, yes, they are very very important. तो ड्यू टू लाइटर मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम अक्रॉस द ग्लोब और जो अडॉप्टेशन मेजर सप्लाई चेन्स के लिए लाए गए थे, उसकी वजह से जो प्राइस प्रेशर है 2030 में ईस्ट हुआ है। जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ा क्यों था? क्योंकि लोगों ने, कंट्रीज ने पैकेजेस लॉन्च किए थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अमेरिका में $5 ट्रिलियन उन्होंने खर्च किए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। यूक्रेन रशिया वॉर की तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ा, ऑयल जो है महंगा हो गया। अगर ऑयल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो नेगेटिव इफेक्ट यूक्रेन जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसकी वजह से भी दिखाई दिया। तो उसके कारण जो मॉनेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो चेंज हुई और उन्होंने टाइटर रिजीम्स बैंक्स ने लानी शुरू की, तो इन्फ्लेशन कम हुआ। सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है हालांकि काफी तेजी से बढ़ा। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट कहती है कि जो वेज ग्रोथ है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। जो एम्प्लॉयज हैं हायर एंड पे, मिडिल एंड पे, उनकी तेजी से तनख्वाहें बढ़ी हैं, उनके पास पैसे ज्यादा है, उन्होंने खर्च ज्यादा करना शुरू किया, तो उससे भी बढ़ा है। शिपिंग लेन्स में डिसरप्शन हुआ, चाहे वो गल्फ ऑफ एडन हो, जहां ये जो यमन में हो रहा था उसकी वजह से तेजी से डिसरप्शंस हुए। सोमालिया कोस्ट पे डिसरप्शंस हमको देखने को मिलते रहते हैं पायरेट्स के द्वारा।
और ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अमेरिका का, और जो गाजा वॉर हो रही है, उसकी वजह से भी रेमिफिकेशंस अक्रॉस द अरेबियन सी देखने को मिले। तो उससे भी पनामा कनाल भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वहां पे भी डिसरप्शन देखने को मिले। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स है वो वहां पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था, इसकी वजह से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। क्योंकि जब थ्रेट्स होती हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज रेट्स बढ़ा देती, टैंकर्स इजिली नहीं मिलते, और गवर्नमेंट्स को मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ती है सेफ्टी के लिए, तो दाम बढ़ जाते हैं। सिंक्रोनाइज प्रेशर, प्राइस प्रेशर अभी भी बना हुआ है, जो थ्रेट है वो बनी हुई है। ये क्या होता है सिंक्रोनाइज प्राइस प्रेशर? ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में भी आपसे सवाल हो सकता है 10 नंबर का। सिंक्रोनाइज प्राइस प्रेशर कुछ नहीं होता है, इसमें सीधी सी बात ये है, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द सेक्टर्स, अगर रेट एकदम से बढ़ते हैं किसी मैसिव इंस्टेबिलिटी के कारण, कल को ताइवान के ऊपर वॉर शुरू हो जाती है अमेरिका और चाइना के बीच में, तो सिंक्रोनाइज प्राइस प्रेशर होगा, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, स्टील महंगा हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगा हो जाएगा, फ्यूल महंगा हो जाएगा, ये सारी चीजें इकट्ठा एक साथ महंगी होंगी। इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज प्राइस प्रेशर। तो अभी भी इसकी थ्रेट बनी हुई है। नाउ इन्फ्लेशन जो एडवांस इकोनॉमीज में अगर आप देखेंगे तो यूएस, यूके, ईयू और जापान के अंदर, तो 2022 में जब तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा बिकॉज ऑफ द वॉर एंड द इंक्रीज मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक्स ने चेंज की, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो धीरे धीरे ये नीचे आने लगा, और आप देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो एक तरह से पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल लगभग किया जा चुका है, हालांकि थ्रेट्स अभी भी हैं। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जो मर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में, इनकी अगर हम बात करें तो चाइना में मैंने आपको बताया कैसे डिसइन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी है। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा, महंगाई नहीं है वहां, महंगाई जो है वो तेजी से मुद्रास्फीति गिरी है, वो भी नेगेटिव होती है। और इंडिया में आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द चार्ट, तो जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, वो इंडिया में दैट हैज इम्प्रूव्ड लास्ट ईयर की तुलना में। 2023 में ये 5.4% के आसपास था, जो कि अब नीचे गिर गया है, 5 से नीचे। सो दैट वॉज ए गुड न्यूज वीज अवी इंडिया। चाइना में मैंने आपको बता दिया, इंडोनेशिया और मैक्सिको में भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी जो ईजिंग है, डाइवर्जेंस एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात कर रहा है ये सर्वे, कि कैसे इन्फ्लेशन इज ईजिंग वर्ल्ड वाइड, हालांकि प्राइस जो पेस है वो वैरिड है, क्योंकि दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो लेवल है वो यूनिफॉर्म नहीं है। शुरू में हमने बात की कैसे कुछ इकोनॉमीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यूरोप के अंदर फॉर एग्जांपल पोलैंड, स्पेन, इटली, और फ्रांस और जर्मनी जैसी कंट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो बैंक्स की जो स्टैंस है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग हो रही है, इज ऑनगोइंग अक्रॉस मेजर इकोनॉमीज विद वैरिड पॉलिसी रेट रिडक्शंस। इसके साथ साथ यूएस मार्केट जो एक्सपेक्टेशन है फेडरल फंड रेट्स की, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो लोअर थी देन द एक्चुअल एफएफआर लेवल फॉर बोथ 2023 एंड 2024। मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा विद इन द बैंक्स ऑल्सो। अगर आप देखें अमेरिका का जो ये बात की जा रही है, बेसिकली जो रेपो रेट अमेरिका में, उसको आप इक्विवेलेंट कह सकते हो, उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म लेवल है ऑफ फेडरल फंड रेट्स का, इसको आप देख रहे हैं। तो ये जो इंडिविजुअल एफओएमसी कमिटी है, बेसिकली दिस इज फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जैसे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एमपीसी, वैसे उनकी ये एफओएमसी कमेटी होती है। इसमें जो मेंबर्स हैं, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि भाई 2021 में इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, तो ये आपको मेंबर्स का जो रेंज है वो दिखाई दे रहा है। यहां देखिए 2024 में ये रेंज है। तो विद इन अमॉन्ग द मेंबर्स देमसेल्व्स देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी कि भाई किस साइड इंटरेस्ट रेट जाएंगी, तो जो कि काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी को जन्म देता है। ये अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। सॉवरन बॉन्ड यील्ड्स भी इसकी वजह से एडवांस इकोनॉमीज में डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। चाइना और यूएस के बीच में बॉन्ड यील्ड का जो स्प्रेड है वो तेजी से बढ़ा है। नाउ बॉन्ड जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जनरली एस्पिरेंट्स इसको बहुत फोकस नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर करना जरूरी है, कई बार प्रीलिम्स में सवाल आ जाता है। होता क्या है बॉन्ड? भाई जैसे घर का खर्चा है, कोई हाउस होल्ड है, वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो जो 50 पैसे का गैप है वो लोन लेके मैनेज करते हैं।
ऐसे ही सरकारें लोन लेती हैं, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं वो इशू किए जाते हैं। नाउ जो यील्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार, अगर आपने उनका फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, तो वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट उस पर देंगे। 100 करोड़ में अगर वो कह रहे हैं कि हम 2% देंगे, तो कितना होगा। ये होती है बॉन्ड यील्ड। तो इसमें ट्रेजरी बॉन्ड्स के कई टाइप होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो 10 साल वाले बॉन्ड की यहाँ पे सर्वे बात कर रहा है कि कैसे यूएस में ये 4.7 के आसपास है, 4.7% इंटरेस्ट है बॉन्ड यील्ड। और चाइना में ये जो बॉन्ड यील्ड है लगभग 2% के आसपास। उल्टा होता है, अगर बॉन्ड यील्ड कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो चाइना में डिसइंफ्लेशन हो रहा है, वहां पे उन्होंने लगभग 100 ट्रिलियन युआन का एक पैकेज भी दिया है अपनी इकोनॉमी को। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे बॉन्ड यील्ड में भी हमको जो चेंजेस हैं, जो स्प्रेड है बिटवीन द टू वर्ल्ड टॉप मोस्ट इकोनॉमीज, वो दिखाई दे रहा है। नाउ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज भी काफी ज्यादा है। जैसे आपको मैंने कहा कि ग्रेट पावर कंपटीशन इज बैक, कोल्ड वॉर इज बैक। और इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन छपती है यूके में, जिसका मैंने कई बार नाम ले लिया इस क्लास में, वो जरूरी है क्योंकि ये जो रिस्क इंडेक्स वगैरह है, ये सब वहीं से उठाए जाते हैं, उनकी मैगजीन से ही ये इंडेक्स निकल के आ रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट के, वॉर्स के, ट्रेड डिस्प्यूट्स के। अभी देख रहे हैं हम ट्रम्प साहब ने कैसे टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ लगाना शुरू किया है, और चाइना भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैक्सिको और कनाडा भी कह रहे हैं हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ये भी एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जो कि अच्छी चीज नहीं। नाउ ग्लोबल सिचुएशन के बाद वी विल कम बैक टू द सेकेंड चैप्टर इन दिस, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये कह रहे हैं कि सर्वे कह रहा है कि इट इज स्टडी अमिड्स ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। नाउ फर्स्ट एडवांस जो एस्टिमेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 2025 में, वो एस्टिमेटेड है 6.4% की, जो कि अच्छी चीज नहीं। हालांकि सर्वे कह रहा है कि स्टडी है, काफी बड़े चैलेंजेस हैं ग्लोबली, हम फिर भी हमारी जो नाव है वो मझधार में अटकी नहीं है, सही तरीके से चल रही है। लेकिन बात सही नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ रेट काफी तेजी से गिरी है। मैंने आपको कहा 2021-22 में 9+ थी, 2022 में भी 7+ थी, 2023 में 8.2 थी, और आप कह रहे हैं कि 6.4 है। तो तेजी से डिक्लाइन हुआ है, और उसको दबाने के लिए सर्वे एवरेज को लेके आया है 25 और 24 में, जिसमें वो 2021-22 के कोविड ईयर्स को हटा रहा है और कह रहा है कि भाई सब चंगा सी, सब सही है। तो एक तरीके से ये बात सही नहीं है, ग्रोथ जो है तेजी से गिरी है। और जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मार्केट वैल्यू है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको हटा देते हैं, जो टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं, उनको एडजस्ट करते हैं। तो जो फॉर्मूला है उसको याद करना है आपको, जीडीपी इज इक्वल टू, जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। नाउ ये है सिचुएशन। रिकवरी जो है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो कह रहे हैं रिकवरी जो है वो रिजिलियंट है। रिकवरी रिजिलियंट है मतलब कि कोविड के बाद अगर आप देखें, जो 2 साल का नुकसान हुआ इंडियन इकोनॉमी को, वो अब कवर हो चुका है। जो पहला क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2025 का, 24-25 का, तो उसमें नाउ एंड बाय एंड लार्ज वी आर एट द सेम लेवल, जो आउटपुट का लेवल था कोविड के टाइम पे, कोविड के पहले। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्ट्रांग है। ये एक बहुत ही बड़ी सिल्वर लाइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, कि कोविड के दौरान भी और उसके बाद भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ काफी बढ़िया है, 3 से 4% के ऊपर ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर, जिससे रूरल डिमांड बढ़ी है, जो कि काफी अच्छी चीज है। इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो भी फुटिंग पे आ गया है, अपने प्री पेंडेमिक ट्रेजेक्टरी जो थी उसको उन्होंने पकड़ लिया है। और रोबोस्ट रेट जो ग्रोथ है सर्विसेज सेक्टर में, उसका क्या ही कहना। तो रघुराम राजन साहब ने बात कही थी कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का जो ड्रीम है उसको डिच करके सर्विस ड्रीम की तरफ जाना चाहिए। तो ये बात अब बार बार हमारे सामने आने वाले समय में आएगी। हालांकि बहुत लोगों ने डिस्प्यूट किया था। तो जो डी सीजनलाइज्ड जीवीए है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये प्री पैंडेमिक ट्रेंड आप देख रहे हो, दिस इज प्री पैंडेमिक ट्रेंड। तो प्री पैंडेमिक ट्रेंड में ये ट्रेजेक्टरी होती इकोनॉमी की अगर ये कोविड ना होता। तो जो डी सीजनलाइज्ड होता है, इसमें आप कुछ स्पेसिफिक सीजनल जो फ्लक्चुएशन है उसको माइनस करके प्रोजेक्शन देते हो। तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है
एग्रीकल्चर जीवीए और प्री पेंडेमिक ट्रेंड की बात करें तो आप देखो एग्रीकल्चर इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल कंपेयर टू रेस्ट ऑफ देम, चाहे पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। कंस्ट्रक्शन जीवीए की बात करें तो वो भी ट्रेंड लेवल के ऊपर है, और जीवीए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिकवर कर रहा है एज पर दिस सर्वे। आप देख सकते हो डिसेंट्रलाइज कंस्ट्रक्शन जो जीवीए है दैट इज परफॉर्मिंग वेल, दिस लोअर चार्ट इज फॉर दैट। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तेजी से नीचे गिरी है, और जो प्री पैंडेमिक ट्रेंड है उससे अभी ये नीचे चल रही है। तो जो पीएमआई था मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें एक्सपेंशन तो हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है सर्विसेज का। हालांकि जो परफॉर्मेंस है विद इन सर्विसेज सेक्टर, काफी सेगमेंट होते हैं इसमें। जैसे एक सेगमेंट है टीटीएच सीएसबी, ट्रेड ट्रांसपोर्ट होटल, एफआरईपीएस फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल, या फिर पाडोस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हो जिनका सेगमेंट वाइज यहाँ पे आपको ट्रेंड दिया गया है। तो जो टीटीएच सीएसबी है दैट इज ट्रेड ट्रांसपोर्ट ट्रेवल होटल कम्युनिकेशन, इसमें आपको तेजी से डिक्लाइन यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सर्विसेज थी। कोविड के दौरान होटल वगैरह सारे बंद हो गए थे, तो जो डिजिटल सर्विसेज थी उस वक्त वो बढ़ी थी, लेकिन ट्रेड ट्रांसपोर्ट वगैरह तेजी से नीचे आए थे जो कि फुली रिकवर नहीं कर पाए हैं एज पर दिस सर्वे। तो अनइवन है। प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में सवाल बड़े आसानी से पूछा जा सकता है। एक्रोनिम देखिए कि एफआरईपीएस क्या है, पैडोस क्या है, टीटीएचसीएसबी क्या है, किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ जो है मॉडरेट है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस जो है वो बनी हुई है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि अप्रैल जून जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था 8.3% थी, लेकिन Q2 में ग्रोथ कम हो गई। क्यों? उसके रीजंस दे रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट था वो स्लो हुआ क्योंकि दुनिया भर में डिमांड गिरी, ट्रेड अनसर्टेनिटीज बढ़ी, डिमांड गिरी, शिपिंग के भी कॉस्ट बढ़ गए, तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंशन है मैन्युफैक्चरिंग में उतना नहीं हो पाया। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई मानसून जो है अब एवरेज था, उसका फायदा हुआ है एग्रीकल्चर को, पानी ज्यादा मिल गया किसानों को, और हमारे जो रिजर्वायर्स है जो डैम्स है वो भर गए, लेकिन उससे मैन्युफैक्चरिंग को डिसरप्शन हुआ। इसके अलावा जो टाइमिंग थी फेस्टिविटीज की, जो फेस्टिवल्स की टाइमिंग थी सितंबर से अक्टूबर के बीच में, वो भी थोड़ा शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से Q2 का जो नंबर है वो उतना अच्छा नहीं है। ये बात ये सर्वे कह रहा है। नाउ जो रियल जीवी है वो 6.2% उसका हाफ, जो फाइनेंशियल ईयर है 2 क्वार्टर बना के एक हाफ बनता है, उसमें 6.2% था। तो आप देख सकते हो जीडीपी जो ग्रोथ है H1 F2 F2 5 में वो 6% के आसपास बताई जा रही है। ये आप देख रहे हैं जो 2 क्वार्टर बीते हैं उसमें लगभग 6% की ग्रोथ हुई है जीडीपी में, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, हमको ज्यादा ग्रोथ चाहिए। और इस फेज में एग्रीकल्चर जो सर्विसेज हैं उन्होंने कमाल संभाली हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग हमारी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें मॉडरेशन की वजह से ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो गिरी है। तो रियल जीडीपी जो आप देख रहे हो, ये H1 H2 ये सारे हाफ ईयर्स हैं, तो एक साल में 2 हाफ होते हैं, एक हाफ 2 क्वार्टर बना के एक हाफ बनता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, आरएचएस वो गिरी है तेजी से, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रही है। और हाईएस्ट शेयर ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन जो है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, 61.2% है। तो जीडीपी में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक होता है फॉर एग्जांपल कंजम्पशन, तो इसमें जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं वो कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट कंज्यूम करती, क्या कंज्यूम करती है, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है, कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार सड़क बनाने में, रोड रेलवेज बनाने में, इंडस्ट्रीज कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं नई बिल्डिंग्स में, नई मशीनरीज में। और तीसरा होता है आपका ट्रेड डेटा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ये आपके जीडीपी के कंपोनेंट्स हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कंजम्पशन जो है प्राइवेट कंजम्पशन 61.2%, तो 2003 के बाद से सबसे बड़ा शेयर अब हमको देखने को यहाँ मिल रहा है। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है काफी स्टडी है, मैंने आपको कहा 3.5% है, अब नॉर्मल मानसून था, एडेक्वेट रिजर्वायर लेवल थे। इसके अलावा
खरीफ फूड प्रोडक्शन में भी वृद्धि देखी गई है 5.7% कंपेयर टू 2023-24 और 8.2% हायर देन द लास्ट 5 years एवरेज। और राइस मेज कोर्स ग्रेन्स ऑयल सीड्स का आउटपुट बढ़ा है। तो एग्रीकल्चर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उससे रूरल डिमांड बढ़ती है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ती है, फास्ट म्यूजिंग मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है और साथ ही साथ जो फार्मर की इनकम है वो बढ़ती है। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आज भी भारत गांव का देश है, हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, उनका बैलेंस शीट अच्छा होना इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। नाउ अगर हम बात करें आगे, तो एग्रीकल्चर के अलावा जो स्टडी शेयर है इन्वेस्टमेंट का और कंजम्पशन का वो भी देखना जरूरी है एट करंट प्राइसेस, मतलब इन्फ्लेशन को अकाउंट में लाते हुए। तो आप देख सकते हैं 61 जो है, ये जो टर्म्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स हैं। तो ये जो पैसा रोड रेल एयरपोर्ट बनाने में लग रहा है वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। सरकार भी कंज्यूम करती है और जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो भी एलिमेंट है जीडीपी का। तो 61 आप देख रहे हो ये प्राइवेट है, ये ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। 31 इज अराउंड इंपोर्ट्स और -24 इज इंपोर्ट, 31 इज अराउंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और जो 10 का नंबर देख रहे हो ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन। तो ये प्रीलिम्स का डेटा है, इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। इसमें जो ट्रेंड्स हैं पिछले 3 से 4 सालों के वो कई बार पूछे जा चुके हैं। रोबस्ट ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर्स में देखी जा रही है, 55% और ऑलमोस्ट जो जीवी है उसके बेसिस प्राइसेस का 55% आपकी जो जीडीपी है वो सर्विसेज सेक्टर में है और 7.1% जो ग्रोथ है वो देखी गई है। ऑल सब सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। तो इंडिया एक सर्विसेज मैन्युफैक्चर पावर हाउस है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा काम उतना अच्छा नहीं, लेकिन सर्विसेज में हमारा काम बहुत ही बढ़िया है। नाउ द थर्ड चैप्टर इज इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय स्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी की सिचुएशन है काफी, उसमें इंक्लूसिविटी है और स्टेबिलिटी है, मल्टीपल फ्रंट्स में ये बात दिखाई दे रही है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स के लिए आपके, वो है जनरल गवर्नमेंट डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स क्या होती है? सरकार जब अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो डिस सेविंग कर रही है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट लेके चल रही है। इसके अलावा जो कॉरपोरेशंस हैं, सेविंग बाय प्राइवेट कॉरपोरेशन, इसमें जो नंबर्स हैं वो 14% के आसपास स्टक हो गए। और सरकार पैसा कहां से उठाती है? मार्केट से उधार लेती है पैसा। तो अगर वो ज्यादा पैसा उधार ले रही है और मार्केट में पैसा है ही नहीं तो वो बाहर के देशों से पैसा उठाएगी, तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट का नंबर है वो तेजी से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सरकार ने काफी अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपनी ऊपर कंट्रोल रखा और कोविड के दौरान, कोविड के बाद जो पैकेज दिया उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, मार्केट में से बहुत पैसा नहीं उठाया। ये यहाँ पे वो ट्रेंड की बात कर रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया रन करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? मतलब आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं एक तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बनाता है करंट अकाउंट। तो जब डेफिसिट होता है इसका मतलब होता है कि जो पैसा बाहर से, भारत से बाहर जा रहा है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, सिंपल सी चीज है। तो यहां पे आपको दिखाई देगा वो रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है। प्लस जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार ही पैसा खर्च कर रही है इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में, प्राइवेट जो कैपिटल है वो आज भी वहां नहीं जा रहा इतनी तेजी से। मैंने आपको बताया शुरू में कि कैसे कॉर्पोरेट्स रियल एस्टेट में खर्च कर रहे हैं लेकिन मशीनरी में खर्च नहीं कर रहे, तो वो चीज आपको दिखाई देगी। फिजिकल डिसिप्लिन काफी ज्यादा है और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया है। तो 21.4 अराउंड आप देखेंगे, दिस इज यूनियंस कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अगर 100 रुपए सरकार खर्च कर रही है तो उसमें से 21 रुपए नई एयरपोर्ट्स, नई हाईवेज, नई रेलवे लाइन बनाने में खर्च कर रही है। तो इसका रिटर्न इकोनॉमी को काफी बढ़िया होता है, रेट ऑफ रिटर्न ROR इसका बढ़िया होता है कंपेयर टू सैलरी बढ़ा देने में। ग्रेटर रिलायंस है ऑन शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ये स्टेट के फाइनेंसेस के ऊपर भी सवाल आएगा आपसे। तो
स्टेट की फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन है, ये बात बार बार उठती है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स अब सब्सिडीज देने लगे हैं, लाडली बहना योजना फॉर एग्जांपल। अभी दिल्ली में चुनाव है और पर्स स्ट्रिंग्स कंप्लीटली खोल दी गई हैं, कोई पार्टी कह रही है हम 2100 देंगे, कुछ कह रहे हैं 2500 देंगे। तो ये स्टेट्स की जो इंडिविजुअल सिचुएशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स रेवेन्यू जो है स्टेट्स के ओन टैक्स रेवेन्यू है और स्टेट का शेयर है यूनियन टैक्सेस में, ये ग्रोथ बता रहे हैं अप्रैल टू नवंबर ओवर लास्ट ईयर, अप्रैल टू नवंबर फाइनेंशियल ईयर 24 परसेंटेज वाइज। तो स्टेट का जो शेयर है यूनियन टैक्सेस में वो तेजी से बढ़ा है, तो ज़्यादा डिपेंडेंट है वो अब सेंटर के ऊपर। और ग्रोथ जो है ओन टैक्स रेवेन्यू में, जो स्टेट गवर्नमेंट्स खुद से टैक्सेस कलेक्ट करती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी में ग्रोथ देखी जा रही है। साथ ही साथ स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन में ग्रोथ है। नेगेटिव ग्रोथ लैंड रेवेन्यू में देखी जा रही है, जो कि नेगेटिव चीज़ है। एक लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और सारा ब्लैक मनी यहीं पे होता है मोस्टली लोगों का। तो ये रेवेन्यू ये दिखाता है कि टैक्स बेस लिमिटेड है, ये दिखाता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन लैंड को लेके अच्छा नहीं है, इसलिए ग्रोथ कम है यहाँ पे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिलायंस ऑन ओटीआर ओन टैक्स रेवेन्यू, ये आपको मैप बता रहा है कि कौन से स्टेट्स अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं खर्चे के लिए। तो ज्यादा आपको सदर्न स्टेट्स दिखाई देंगे कि डेवलप्ड स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला। ओन टैक्स रेवेन्यू गुजरात काफी बढ़िया है। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज हरियाणा। ओन टैक्स रेवेन्यू काफी बढ़िया है। टोटल टैक्स रेवेन्यू का जो अगर आप देखें परसेंटेज वाइज तो काफी बढ़िया है। कोरिलेशन जो है ओन रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू अकाउंट हेल्थ पे भी है। तो रेशियो ऑफ ओआरआर टू टीआरआर अगर आप बात करें, इसके ऊपर भी आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है इस साल, क्योंकि काफी डिटेल में ये सर्वे बात कर रहा है, ये भी हमें देखना है। ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है रेवेन्यू अकाउंट पे। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? सरकार के अकाउंट रेवेन्यू कैपिटल में डिवाइडेड होते हैं। तो रेवेन्यू मतलब आपकी एक्सपेंडिचर, मतलब सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट में जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, और जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस से पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू अकाउंट में जाता है। तो रेवेन्यू अकाउंट का होना बहुत ज्यादा, सरप्लस में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट के जो कैपेक्स है उसमें एक पिकअप हुआ है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से पिकअप हुआ है। ये सर्वे एस्टिमेट कर रहा है कि भाई ग्रोथ देखी जाएगी आगे वाले समय में, और अलोकेटिव इफिशियंसी भी जरूरी है देखनी। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कमिटेड एक्सपेंडिचर आप देख रहे हो 10.4% है ग्रोथ। कमिटेड एक्सपेंडिचर मतलब कि जो उनको देना ही देना है, सैलरी देना है, पेंशन देना है, उन्होंने कुछ लोन लिया है तो उसके ऊपर ब्याज चुकानी है, ये कमिटेड एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तेजी से, ज्यादा लाडली बहना योजना आ रही हैं। लाडला लड़का अभी तक नहीं आई है, लाडली बहना बस आई है, वो भी आएगी। अदर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट, इसमें भी ग्रोथ देखी जा रही है। तो अगर आप सारा पैसा बांटने में इस तरह से खर्च करोगे, फ्रीवीज में खर्च करोगे, कमिटेड एक्सपेंडिचर में खर्च करोगे, तो नए सड़कें, नए रोड्स, नए हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइंस, इनके ऊपर खर्चा करने के लिए पैसा आपके पास कम बचेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कैपेक्स और फिस्कल स्पेस के बीच में। तो ये आपको चार्ट जो है 4 तरीके से है: रेवेन्यू सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस एंड फिस्कल सरप्लस। द ओनली स्टेट जो कि रेवेन्यू सरप्लस भी है, फिस्कल सरप्लस भी है, वो उड़ीसा है। ये प्रीलिम्स है, हैवी प्रीलिम्स कंटेंट है। रेवेन्यू सरप्लस मतलब कि वो टैक्सेस जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कम पैसा वो खर्च कर रहे हैं सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इन सब में। फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। तो जो फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का वो ये है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे फिस्कल सरप्लस है इनके पास, ओडिशा के पास। सिर्फ एकमात्र स्टेट है, महाराष्ट्र भी देखिए सबसे बड़ी इकॉनमी देश की, रेवेन्यू सरप्लस तो है लेकिन फिस्कल डेफिसिट है। ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। और रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल सरप्लस वाला कोई स्टेट इंडिया के पास नहीं। मोस्टली रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट वाले स्टेट्स हैं। इन्फ्लेशन जो है वो भी लो और स्टेबल है। अगर आप देखें बाय एंड लार्ज, मैंने आपको बताया कैसे 5.4 से इन्फ्लेशन जो है वो गिर के 4.9 पे आ गया इंडिया में। ये काफी एक अच्छी चीज हुई, लेकिन वो सर्वे कह रहा है कि थोड़ा बढ़ा, 0.9% कोर इन्फ्लेशन में ड्रॉप हुआ था। लेकिन उसके बाद फूड इन्फ्लेशन में, फूड और फ्यूल जो इन्फ्लेशन होता है उसमें वृद्धि देखी गई, क्योंकि ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल्स हैं। कई बार मानसून खराब हो गया, फसल खराब हो गई, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे जो टॉप कमोडिटीज हैं, टॉप मतलब टमाटो, ओनियन एंड पोटैटो, आलू, टमाटर और प्याज सबसे ज्यादा कॉमन इंग्रेडिएंट है हमारे रसोई में।
ये 2.2% सीपीआई बास्केट का ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें फ्लक्चुएशन होता है तो पूरा सीपीआई इन्फ्लेशन ऊपर उठ जाता है। तो अगर आप इसको हटा दें और कोर इन्फ्लेशन की बात करें माइनस फूड एंड फ्यूल, तो वो काफी स्टेबल ट्रेजेक्टरी में है। तो ये एक अच्छी चीज मानी जाएगी। इससे आरबीआई को ज्यादा स्कोप मिलेगा इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। ये प्रीलिम्स के लिए है, इसको ध्यान से देखिए। ये एक सर्वे का हिस्सा नहीं है, आई जस्ट ब्रॉट इट फॉर यू। जो ऑल इंडिया ग्रुप वेट्स हैं कंबाइंड, ये 2012 की जो रिवाइज सीपीआई सीरीज है उसमें है ये। तो रिवाइज सीरीज में जो फूड एंड बेवरेजेस हैं वो 45.9 है, सीपीआई का बास्केट है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिनके बेसिस पे सीपीआई इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। तो फूड एंड बेवरेजेस 45.9, ये जो ओल्ड सीरीज थी 2005-6 की, उसकी तुलना में ये बढ़ा था। 28.3 आपका मिसलेनियस है। उसके अलावा 6.8 इज फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग इज 10.1 एंड क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.5, पॉन टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट इज ऑल्सो 2.4। ये भी प्रीलिम्स का कंटेंट है, इसको ध्यान से देखिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो ऑल इंडिया जो ग्रुप रिवाइज्ड सीरीज है, तो सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। शुरू शुरू में इस इन्फ्लेशन का इस्तेमाल किया जाता था जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी वेजेस ग्रोथ को देखने के लिए, कि बढ़ाया जाए कि घटाया जाए डिपेंडिंग ऑन कि इन्फ्लेशन क्या है। बाद में इसके बहुत सारे वर्टिकल्स आ गए। एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए अलग होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग होता है, रूरल अलग होता है, अर्बन अलग होता है। अब जैसे रूरल और अर्बन है, यहाँ पे आप देखिए इस ग्राफ को, दिस इज हाउ दे सेट द पेपर फॉर प्रीलिम्स। इसमें आपको जो हाउसिंग है, देखिए हाउसिंग रूरल वाले बास्केट में, ये रूरल वाला बास्केट है, इसमें आपको हाउसिंग नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ रूरल इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन देयर ओन हाउसिंग, वो किराए से नहीं रहते गांव में, इसीलिए हाउसिंग यहाँ आपको मिसिंग दिखाई देगी। इस तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, डिटेल्ड में, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। तो रिवाइज सीरीज थी ये। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया में वो बढ़े हैं 1.6% ईयर ऑन ईयर अप्रैल से दिसंबर के बीच में, लेकिन काफी कम ये ग्रोथ देखी जा रही है। इसके लिए सर्वे कह रहा है कि भाई एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, तो हम क्या करें, नहीं बढ़ पा रहे। हालांकि नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स जो हैं दे आर राइजिंग बाय 7.1%, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप पेट्रोलियम को हटा दें, क्यों हटा दें पेट्रोलियम को? क्योंकि रेट जो है दुनिया में गिरे हैं क्रूड ऑयल के, और इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में रॉ क्रूड खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है और दूसरे दुनिया के बड़े देशों को बेचता है। तो हमारी रिफाइनरीज के जो मार्जिन हैं वो गिरे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये भी सीजनल इसके अफेक्ट होता है, ग्लोबल मार्केट में क्या रॉ मटेरियल का गोल्ड का प्राइस है उस पर भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आप इसको हटा दें तो ग्रोथ 9.1% अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ा है ग्रोथ। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो 5.2% की ग्रोथ हुई है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है इससे। हालांकि सर्विसेज में हमारा काफी बढ़िया काम है, सरप्लस है। दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया आती है, ये भी एक डेटा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जिसको हम आगे देखेंगे। और रिमिटेंसेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी है उसको स्टेबलाइज करने में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं ये। इसमें करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में हम बात करते हैं कि इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स, रिमिटेंसेस, गिफ्ट्स वगैरह क्या है। और कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफपीआई, इन्वेस्टमेंट वाली बातें की जाती है। तो ये बराबर होना चाहिए, अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फॉरेक्स आपको अपना खर्च करना पड़ेगा। तो फॉरेक्स कवर भी बढ़ा है देश में, 700 बिलियन तक हम गए हैं सितंबर 2024 में, अभी वो घट के काफी नीचे आ गया, लेकिन 700 बिलियन तक हमने क्रॉस किया, जो कि काफी अच्छी एक चीज थी, क्योंकि रेमिटेंसेस काफी बढ़िया थी। वी आर द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर रेमिटेंसेस कलेक्शन। वर्ल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का ये डेटा है जो आप सामने देख रहे हो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से डेटा मैंने उठाया है, 2023 का डेटा अवेलेबल था। सर्वे कह रहा है कि भारत 7वें नंबर पे दुनिया भर में ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे। तो ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में बाकी की 6 कंट्रीज कौन सी जो टॉप में है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज में? कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और लगता है कि सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है सर्विसेज। नो,
ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो सर्विसेज, ट्रैवल, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, अदर बिजनेसेस, गुड्स रिलेटेड सर्विसेज, ये सब कुछ सर्विस एक्सपोर्ट का हिस्सा होता है, जिसमें से जो टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर है ये सिर्फ एक पार्ट है। तो जब बाहर से जो टूरिस्ट है वो इंडिया विजिट करते हैं तो वो भी हमारा सर्विस एक्सपोर्ट का में काउंट होगा, सरप्लस है हमारे पास। टॉप 10 की अगर हम बात करें 2023 में, तो डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना है सरपास्ड इंडिया, ये आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। टॉप कंट्रीज की बात करें जिसमें यूएस सबसे बड़ा है, उसके बाद यूके है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे आयरलैंड है, फ्रांस है, उसके बाद चाइना एंड इंडिया है। तो इस डेटा को ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एफडीआई के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि कैसे नेट एफडीआई गिर रहा है इंडिया में। बार बार हमें सुनने को मिलता है कि एफडीआई इंडिया में गिर रहा है। नेट एफडीआई, नेट मतलब कि कितना पैसा भारत में अंदर आया ग्रॉस एफडीआई के फॉर्मेट में, और कितना पैसा बाहर भारत से बाहर जाके इन्वेस्ट हुआ। तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में शॉप सेटअप करती हैं और वो आजकल आईपीओज लॉन्च करने लगे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पैसा उठाती हैं और उसको वापस अपने पेरेंट कंपनी को भेज देती हैं। तो ये सर्वे कह रहा है कि अच्छी चीज़ है एक तरीके से, इंडिया में एग्जिट काफ़ी ईजी है, तो बिजनेसेस को भी उससे कॉन्फिडेंस होता है। हालांकि नेट एफडीआई इसकी वजह से गिरा है। जो रिपेट्रिएशन है, दिस इज बेसिकली ये जो कंपनीज हैं ये अपनी कमाई का कितना हिस्सा अपनी पेरेंट कंपनी को बाहर भेज रही, दैट इज रिपेट्रिएशन। तो नेट एफडीआई इनफ्लो जो है वो स्लो डाउन टू 10.6 बिलियन इन अप्रैल दिसंबर, और ये काफी बड़ा नंबर है, 31 बिलियन से 10 बिलियन में हम आ गए। फाइनेंशियल सेक्टर प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि कैसे बैंकिंग की जो सेक्टर की जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हुई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गिरे हैं, जो कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो होता है सीएआर वो भी काफी बढ़िया हो गया है, और जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, अरविंद सुब्रमण्यम साहब जिसके बारे में बात करते थे, उसमें कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स और बैंक की बैलेंस शीट दोनों पे हमने काफी बढ़िया काम किया पिछले 10 सालों में, सब सर्वे कह रहा है, और हमने इस पे इंप्रूवमेंट लाया है। तो बैंक्स ज्यादा अब जो है पैसा लोगों को लोन के फॉर्मेट में बिजनेसेस को पैसा दे पा रहे हैं। हालांकि उसमें उन्होंने कुछ थोड़े यहाँ पे रेड फ्लैग्स भी दिए हैं कि भाई जो लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का एक तरीके से ग्रोथ इंडिया में हो रही है वो एक तरीके से नेगेटिव भी है, क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं और कोई आपने व्हीकल लोन ले रखा है फॉर एग्जांपल, और आपने क्रेडिट कार्ड में भी आप पैसा खर्च करते हो, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट हो जाते हो तो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मिलके आपको पूरे आपके जो लोन्स हैं उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहने लगते हैं। तो जो ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए आरबीआई ने कई रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट लाए हैं लास्ट ईयर, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है लोन सेगमेंट में वो गिरी है थोड़ी क्रेडिट में, ये भी ये सर्वे कह रहा है। और जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है दिसंबर 2024 में, वो भी कह रही है कि मेनी बोरोवर्स विद क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल लोन्स सिग्निफिकेंट रिटेल उनका लोन था, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि हमको एक और प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ आप देख सकते हो क्रेडिट टू इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर जा रही है। पर्सनल लोन्स, नॉन फूड क्रेडिट, इसमें भी आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा पर्सनल लोन्स में ग्रोथ देखी जा रही है, और ये एक तरीके से नेगेटिव भी है, क्योंकि ये बबल बनता जाएगा। अगर लोगों की वेज ग्रोथ नहीं बढ़ी, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये बस्ट हो सकता है, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इंप्लॉयमेंट ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वे कह रहा है कि बहुत अच्छा काम किया हमने, ईपीएफओ की रोल्स बढ़ते जा रहे हैं, जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसमें तेजी से वृद्धि हुई है, फॉर्मलाइज्ड हो रही इंडस्ट्रीज और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा है। और इसमें वो कह रहे हैं कि कैसे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, उसमें सब में हमको पॉजिटिव जो है वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है, उसमें तेजी से हमको बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है, ज़्यादा फॉर्मलाइज हो रही है इकॉनमी, अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आपको जो इनफॉर्मल सेक्टर है, एमएसएमईज हैं, वहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इंडिया में काफ़ी अनइवन ये चीज़ें होती जा रही हैं अब, और जो इनफॉर्मल सेगमेंट है वहाँ तेजी से ग्रोथ गिरी है, विच इज़ ए वेरी नेगेटिव थिंग। तो ये जो टर्म्स हैं एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर, इसमें जो ट्रेंड्स हैं वो आपको देखने हैं पिछले 3 से 4 सालों में कि ये क्या सिचुएशन है। आपको सीधा सा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि भाई 2018-19 से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो तेजी से बढ़ रही है, कंटिन्यूसली इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो फिर आप उसमें देखोगे क्या सिचुएशन है। जैसे ये बात सही है कि तेजी से बढ़ी है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, 2017-18 के बाद 49.8 थी, 50.2, 53.5, 54.9 ऐसे। तो ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी है। ये ग्राफ्स का बाकी कोई वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट कि आपने ट्रेंड को
पकड़ा है। और लास्ट जो है वो है ग्लोबल आउटलुक एंड वे फॉरवर्ड। तो उसमें ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलुक है 2024 का, उसमें स्टडी ग्रोथ है, रीजनल डिफरेंसेस लेकिन होंगे। वाइल द सर्विसेज सेक्टर पर्टिकुलरली इन इंडिया ड्राइव्स एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग यूरोप के अंदर काफी उसको चैलेंजेस हो रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है ग्लोबली ईज कर रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से सिंक्रोनाइज्ड प्राइस प्रेशर अभी भी बना हुआ है। डोमेस्टिकली राइजिंग रूरल डिमांड इज a very good thing, very positive thing for Indian economy। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी बढ़ना जरूरी है। सर्वे कह रहा है कि पिछले साल भाई चुनाव था तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हुआ, इस बार अब ज्यादा होगा। 2025 में फूड इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इट में माइट डिक्रीज ऑल्सो सीजनल फैक्टर्स की वजह से, हालांकि एडवर्स वेदर इफेक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से रंग में भंग डाल सकते हैं। और ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है स्ट्रांग है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ 6.3 to 6.8%, विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। लेकिन ये सर्वे के बढ़ाई करेगा। 6.3 6.8, दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव। 7% से 8% से नीचे शुड बी अनएक्सेप्टेबल फॉर इंडिया, जहां हर महीने मिलियंस लाखों लोग वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, वो डिजास्टर बनता जाएगा अगर लोगों के पास नौकरियां नहीं। नौकरी, एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू फॉर इंडिया राइट नाउ। तो ये था चैप्टर 1 फॉर इकोनॉमिक सर्वे। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड इट।